हम बात करेंगे आज कंपनी की और कंपनी अकाउंट की कि कंपनी की में अकाउंटिंग कैसे करते हैं। तो पहले हम थ्योरेटिकल कंसेप्ट देखेंगे कि कंपनी है क्या, कंपनी को बनाया कैसे जाता है, कंपनी के कितने टाइप है और कंपनी के फीचर्स क्या है। तो सबसे पहली बात तो बच्चे, कंपनी जो है वो पूरा का पूरा ऑपरेट होता है कंपनीज एक्ट 2023 मतलब 13। कब का है बच्चे? कंपनीज एक्ट 2013। तो कंपनीज एक्ट बना कब है? अगर एमसीक्यू आया तो कंपनी हमेशा ऑपरेट या रजिस्टर्ड किसके अकॉर्डिंग होता है? कंपनीज एक्ट 2013 के अकॉर्डिंग। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन लिखी हुई है सेक्शन 2 सबसेक्शन 20 में। ध्यान रखना, इसकी डेफिनेशन के सेक्शन से आप याद कर सकते हो क्योंकि ये पूछा जा सकता है। कंपनी की डेफिनेशन भी पूछी जा सकती है। तो कंपनी मीन्स कंपनी means company which registered under Companies Act 2013। पहली बात तो कंपनी क्या है? कंपनी एक कंपनी है जो कि कंपनीज एक्ट 2013 के अकॉर्डिंग रजिस्टर्ड हो। विदाउट रजिस्ट्रेशन कंपनी कभी नहीं बन सकती। जैसे आप सोल प्रोप्राइटरशिप बिना रजिस्ट्रेशन के कर सकते हैं, पार्टनरशिप बिना रजिस्ट्रेशन के कर सकते हैं, लेकिन कंपनी बिना रजिस्ट्रेशन के आप नहीं बना सकते। और आपको कंपनी बनाने के लिए कंपनीज एक्ट 2013 के अकॉर्डिंग रजिस्ट्रेशन करना ही पड़ेगा, जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे फीचर्स ऑफ कंपनी के कि एक कंपनी के अंदर क्या क्या फीचर्स होता है। तो पहला फीचर्स होता है बच्चे सेपरेट लीगल एंटिटी। सेपरेट लीगल एंटिटी का मतलब हुआ कि कंपनी अलग है और कंपनी का मालिक अलग है। कंपनी अलग है और कंपनी का मालिक अलग है। अगर आप किसी कंपनी पे केस करते हो तो इसका मतलब ये नहीं कि कंपनी के मालिक पे आपने केस किया। मालिक अलग है, कंपनी अलग है, दोनों की प्रॉपर्टी अलग अलग होती है, दोनों के राइट्स एंड लाइबिलिटीज़ भी क्या क्या मानी जाती हैं? अलग मानी जाती है। ये एक आर्टिफिशियल पर्सन है। हम सब क्या माने जाते हैं? नेचुरल पर्सन। एक ऐसे पर्सन जिनका जो एग्जिस्ट करते हैं जो कि नेचुरल नहीं है, ह्यूमन है। लेकिन कंपनी क्या है? आर्टिफिशियल पर्सन है जिसको हम लीगली बनाते हैं। लीगली इस वर्ड को हम यहाँ पे ये भी लिख सकते हैं, आर्टिफिशियल लीगल पर्सन, मतलब कानून के द्वारा बनाई गई संस्था है, कंपनी ऑर्गेनाइजेशन है। बिना कानून के इसकी कोई एग्जिस्टेंस नहीं है। परपेचुअल एग्जिस्टेंस का मतलब होता है कि कंपनी लगातार चलती रहती है। जैसे कि ह्यूमन बीइंग की डेथ हो जाती है एक टाइम के बाद, कंपनी का ऐसा डेथ नहीं होता। उसके मेंबर आते रहते हैं, जाते रहते हैं, उसके शेयर होल्डर्स आते रहते हैं, जाते रहते हैं, मालिक कभी बदलते रहते हैं, लेकिन कंपनी हमेशा चलती रहती है। परपेचुअल एग्जिस्टेंस का मतलब होता है मेंबर्स में भी कम इन, में भी गो आउट, बट कंपनी ऑलवेज गोज ऑन। अगला बच्चे लिमिटेड लाइबिलिटी। लिमिटेड लाइबिलिटी का मतलब हुआ कि जो इसके मेंबर्स हैं या कंपनी जो है उसकी लाइबिलिटी लिमिटेड होती है। आप इसकी पर्सनल प्रॉपर्टी को बेच कर, मतलब कि जो मेंबर होते हैं उसकी पर्सनल प्रॉपर्टी को बेचकर कंपनी की लाइबिलिटी को नहीं चुकाओगे आप। सोल प्रोप्राइटरशिप में उल्टा होता है। सोल प्रोप्राइटरशिप में क्या होता है कि अगर लॉस में चला गया आपका ऑर्गेनाइजेशन तो जो मालिक है उसको अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी बेच के कर्ज चुकाना पड़ता है, लेकिन कंपनी के केस में ऐसा नहीं होता। सेपरेट मैनेजमेंट एंड ऑनरशिप। इसमें जो मालिक होते हैं वो शेयर होल्डर कहलाते हैं और जो मैनेजमेंट होता है वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कहलाता है। मैनेजमेंट कौन होता है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के काम में मालिक कभी इंटरफेयर नहीं करते, मतलब कि शेयर होल्डर कभी भी मैनेजमेंट में इंटरफेयर नहीं करते। जैसा मन करेगा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को, ऑर्गेनाइजेशन को वैसा चलाएंगे। और साल के एक एंड में एक मीटिंग होती है जिसको हम एनुअल जनरल मीटिंग कहते हैं। उसमें सारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर अपनी सारी रिपोर्ट, पूरे साल उन्होंने क्या क्या किया है, मेंबर या शेयर होल्डर के सामने रखते हैं। तो ऑनरशिप अलग है, मैनेजमेंट अलग है। सोल प्रोप्राइटरशिप में ऐसा नहीं होता, उसमें दोनों सेम होता है। मालिक ही मैनेजर होता है और मैनेजर ही मालिक होता है, बट कंपनी में ऐसा नहीं होता। ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर। ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर का मतलब होता है कि कंपनी के शेयर्स आप किसी भी थर्ड पार्टी को ट्रांसफ़र कर सकते हैं। यहाँ पे किसी तरीके की कोई रुकावट नहीं होती। सोल प्रोप्राइटरशिप में कर सकते हैं लेकिन पार्टनरशिप में नहीं कर सकते आप। तो याद रखना, लेकिन ट्रांसफरेबिलिटी सिर्फ किस में अलाउ है?
पब्लिक कंपनी में, ये याद रखना, किस में अलाउ है? पब्लिक कंपनी में। और रिस्ट्रिक्ट किस में है? प्राइवेट कंपनी में अलाउ नहीं है। प्राइवेट कंपनी में शेयर्स का ट्रांसफ़र अलाउ नहीं है, ये शब्द याद रखना, ये एमसीक्यू आ सकता है ये। तो इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि किसके शेयर्स आप ट्रांसफ़र कर सकते हो, तो प्राइवेट कंपनी के शेयर्स आप ट्रांसफ़र नहीं कर सकते हो, और पब्लिक कंपनी के शेयर्स आप क्या कर सकते हो? ट्रांसफ़र कर सकते हो। एक बार और फीचर्स पढ़ते हैं। सेपरेट लीगल एंटिटी, ऑर्गेनाइजेशन अलग है, कंपनी अलग है, और कंपनी के मेंबर और शेयर होल्डर अलग है, दोनों एक साथ कभी भी नहीं माने जाते, मर्ज नहीं किया जाता। आर्टिफिशियल लीगल पर्सन, इसका मतलब कि जो लोग हैं वो क्या हैं? आर्टिफिशियली, कंपनी जो है वो क्या है? आर्टिफिशियली लीगली बनाया गया है, इसका कोई नेचुरल एग्जिस्टेंस नहीं है। लॉ के अकॉर्डिंग ये बनता है और लॉ के अकॉर्डिंग ये ख़त्म भी होगा। परपेचुअल एग्जिस्टेंस का मतलब होता है लोग आते रहते हैं, जाते रहते हैं, बट कंपनी कभी बंद नहीं होती, कंपनी हमेशा चलती रहती है। लिमिटेड लाइबिलिटी का मतलब होता है कि इनकी जो लाइबिलिटी होती है वो लिमिटेड होती है। अगर ये डिज़ोल्व होता है या बंद होता है, वाइंड अप होता है, तो कंपनी की केस में जो मेंबर्स होते हैं उनकी लाइबिलिटी लिमिटेड होती है अप टू द अमाउंट ऑफ शेयर्स। ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स, इसमें आप शेयर्स ट्रांसफ़र बिल्कुल नहीं कर सकते। यहाँ पे शेयर ट्रांसफ़र सिर्फ पब्लिक कंपनी में अलाउ है, प्राइवेट कंपनी में अलाउ नहीं है, ये बात ध्यान रखना। सेपरेट मैनेजमेंट एंड ऑनरशिप, इसमें जो मालिक होता है वो अलग होता है और जो मैनेजमेंट होता है वो अलग होता है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो होते हैं वो कंपनी को मैनेज करते हैं, और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को सेलेक्ट कौन करता है? शेयर होल्डर। एक मैं आपको ऑर्डर बता दूं, सबसे पहले होता है शेयर होल्डर, वो चुनते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को, और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर चुनते हैं मैनेजिंग डायरेक्टर को। तो ये पूरा हिराके होता है। सबसे ऊपर होता है शेयर होल्डर। शेयर होल्डर वो लोग होते हैं जो कंपनी में अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं, वो कुछ इंटेलिजेंट लोगों को चुनते हैं और उनको क्या कहते हैं हम? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर अपने में से किसी एक को चुनते हैं जिसको कहते हैं मैनेजिंग डायरेक्टर या CEO, राइट। अब हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ कंपनी में। 2-3 तरह की कंपनी आपके सिलेबस में है बेसिकली, वैसे तो होती तो बहुत सारी कंपनियां हैं। सबसे पहले कंपनी है बच्चे प्राइवेट कंपनी। प्राइवेट कंपनी के कुछ फीचर्स हैं, पब्लिक कंपनी के भी कुछ फीचर्स हैं। प्राइवेट कंपनी के जो फीचर्स हैं, फीचर्स के अकॉर्डिंग हम क्लासीफाई करेंगे कि कौन सी प्राइवेट कंपनी है और कौन सी पब्लिक कंपनी है। प्राइवेट कंपनी में मिनिमम मेंबर कितने होते हैं? मिनिमम मेंबर होगा 2। मिनिमम मेंबर कितने होंगे? 2। और पब्लिक कंपनी में मिनिमम मेंबर होगा आपका 7। कितने मेंबर होंगे? कम से कम 7। प्राइवेट कंपनी में मिनिमम मेंबर 2, पब्लिक कंपनी में कितने? 7। इसमें मिनिमम कैपिटल होता है 1 लाख रुपए, और इसमें मिनिमम कैपिटल होगा आपका कितना? 5 लाख। याद रखना, फिर से मैं आपको बता दूं, प्राइवेट कंपनी में मिनिमम मेंबर कितने हैं? 2। मिनिमम कैपिटल कितना है? 1 लाख। और मैक्सिमम मेंबर की कोई लिमिट नहीं है, 200 है। सॉरी, इसमें मैक्सिमम कितने मेंबर होंगे? 200। और इसमें कोई लिमिट नहीं है, इसमें अनलिमिटेड है, जितना चाहे आप उतना मेंबर बना सकते हैं, जितने चाहे उतने लोगों को शेयर इशू कर सकते हैं। इसमें फिर से सुन लो, प्राइवेट कंपनी में मिनिमम 2 मेंबर, मैक्सिमम 200। पब्लिक कंपनी में मिनिमम 7, मैक्सिमम अनलिमिटेड। मिनिमम कैपिटल इसमें 1 लाख, इसमें मिनिमम कैपिटल 5 लाख। इसमें मिनिमम बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कितने होंगे? मिनिमम बोर्ड ऑफ डायरेक्टर इस कंपनी के अंदर होगा 2, और मैक्सिमम 15। मैक्सिमम कितने होंगे? 15। और इसमें मिनिमम बोर्ड ऑफ डायरेक्टर होगा आपका 3 मिनिमम, और मैक्सिमम होगा 15। तो ये याद रखना टाइप ऑफ कंपनी में। इसमें आप शेयर्स ट्रांसफरेबिलिटी अलाउ नहीं है प्राइवेट कंपनी में, पब्लिक कंपनी में अलाउ है। तो ये कुछ 4-5 इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि प्राइवेट और पब्लिक में डिफरेंसेस है। ये MCQs पूछेगा, फुल फ्लेज क्वेश्चन आता नहीं है इसका। फिर से सुन लो, प्राइवेट कंपनी मिनिमम 2 मेंबर, मैक्सिमम 200। पब्लिक कंपनी मिनिमम मेंबर कितने? 7 और मैक्सिमम अनलिमिटेड। और इसका मिनिमम कैपिटल 1 लाख,
मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं है। इसका मिनिमम कैपिटल 5 लाख, इसके मिनिमम बोर्ड ऑफ डायरेक्टर 2, मैक्सिमम बोर्ड ऑफ डायरेक्टर 15, इसके भी मिनिमम बोर्ड ऑफ डायरेक्टर 3 और मैक्सिमम 15। तो ये 2 मेन कंपनी है। अगला है बच्चे ओपीसी। ओपीसी कंपनी के बारे में हम बात करेंगे। देखिए ओपीसी यहाँ दिख रहा होगा आपको। ओपीसी कंपनी क्या है? ओपीसी एक प्राइवेट कंपनी है। पहली बात ये शब्द याद रखना, इट इज लाइक प्राइवेट कंपनी। ये क्या है बच्चे? एक प्राइवेट कंपनी है और मिनिमम मेंबर 1 होता है। मिनिमम मेंबर कितना होगा? 1 होगा और 1 नॉमिनी होगा। नॉमिनी का मतलब अगर मेंबर मर जाता है तो सारी राइट्स एंड लाइबिलिटी किसको ट्रांसफ़र हो जाती है? नॉमिनी को। किसको? नॉमिनी को। फिर से सुन लो, इट इज़ लाइक अ प्राइवेट कंपनी। ओपीसी कंपनी कोई अलग कंपनी नहीं है, एक प्राइवेट कंपनी है और मिनिमम मेंबर इसमें कितने हैं? 1 और मैक्सिमम मेंबर कितने हैं? 1 ही। 1 से ज़्यादा आप नहीं कर सकते हैं, याद रखना। और नॉमिनी आप कितना करेंगे? 1। आपको नॉमिनी अपॉइंट करना कंपलसरी है और नॉमिनी को अपॉइंट करने से पहले नॉमिनी का कंसेंट लेना जरूरी है। कंसेंट का मतलब होता है उसकी सहमति लेना जरूरी है। बिना नॉमिनी के सहमति के आप उसे नॉमिनी नहीं बना सकते हैं और जब चाहे तब नॉमिनी आपकी कंपनी को छोड़कर भी जा सकता है। तो ज़्यादा से ज़्यादा ये आपसे यही पूछेगा 12th के लेवल पे कि ओपीसी कैसी कंपनी है। तो ओपीसी क्या है बच्चे? एक प्राइवेट कंपनी है। ओपीसी इज़ लाइक अ प्राइवेट कंपनी, इट हैव एट लीस्ट 1 मेंबर एंड 1 नॉमिनी। उसके पास कितना होता है? 1 मेंबर होता है और 1 नॉमिनी होता है और इसको कोई मीटिंग और ज़्यादा कैपिटल की रिक्वायरमेंट नहीं होती। अब हम बात करेंगे इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी। इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी में ना ये उतना इम्पॉर्टेंट थ्योरी नहीं है लेकिन फिर भी है तो पढ़ना है। सबसे पहला स्टेप होता है प्रमोशन। प्रमोशन का मतलब होता है एक आइडिया ढूंढना कंपनी को बनाने का। जो कंपनी को इनिशियली बनाने की आइडिया को ढूंढते हैं उसे हम प्रमोटर कहते हैं। प्रमोटर इज अ पर्सन दैट कंसीव द आइडिया टू मेक अ कंपनी। प्रमोटर कौन है? एक बंदा है, कोई व्यक्ति है, चाहे वो कोई कंपनी हो सकता है, चाहे कोई नेचुरल पर्सन हो सकता है, जिसने आइडिया ढूंढा है और रिसोर्सेस कलेक्ट किए हैं ताकि कंपनी को बनाया जा सके। तो एक बार आइडिया ढूंढने के बाद, रिसोर्सेस को कलेक्ट करने के बाद हम अगला स्टेप लेते हैं रजिस्ट्रेशन। कंपनी को रजिस्ट्रेशन कराते हैं आरओसी में। कहाँ पे रजिस्टर्ड कराते हैं हम? आरओसी। आरओसी का पूरा नाम है रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी। क्या है? रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी। और रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी के पास हम एप्लीकेशन देते हैं, कुछ डॉक्यूमेंट्स देते हैं। डॉक्यूमेंट में मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, ये 2 डॉक्यूमेंट और उसके अलावा भी 2-3 और डॉक्यूमेंट जमा कराने के बाद आरओसी वेरिफिकेशन करता है और उसके बाद आपका रजिस्ट्रेशन हो जाता है। उसके बाद आप करते हो कैपिटल रेस करते हो। क्या रेस करते हो? कैपिटल। तो हम यहाँ पे पढ़ेंगे कि आप कैपिटल कितने तरह का होता है और उसके बाद जाके आप अपना बिजनेस स्टार्ट करते हो। दैट इज कॉल्ड कमिटमेंट ऑफ बिजनेस। पहला क्या है? प्रमोशन, आइडिया ढूंढना, रिसोर्सेस कलेक्ट करना। उसके बाद आप क्या करवाते हो? सरकार के पास जाके रजिस्ट्रेशन कराते हो। रजिस्ट्रेशन कराने के बाद आप अपना कैपिटल रेज करते हो और कैपिटल रेज करने के बाद आप अपना बिजनेस स्टार्ट करते हो। दैट होल स्टेप इज़ द स्टेप ऑफ इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी। और जब कैपिटल आ जाएगा तभी आप अपना बिजनेस स्टार्ट कर पाओगे, क्योंकि बिना कैपिटल के आप अपना बिजनेस कैसे स्टार्ट कर पाओगे। अब एक चीज़ और है यहाँ पे कि जब भी एक डॉक्यूमेंट है यहाँ पे, क्योंकि चैप्टर शेयर कैपिटल का है, तो कंपनी जब अपना शेयर इशू करती है सब्सक्रिप्शन वाले टाइम पे तो एक डॉक्यूमेंट इशू करती है। डॉक्यूमेंट को हम प्रोस्पेक्टस कहते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है और ये आता भी है कि प्रोस्पेक्टस क्या होता है। तो प्रोस्पेक्टस एक डॉक्यूमेंट होता है जिसमें सारी चीज़ें लिखी होती हैं कि आप कितने का शेयर इशू करेंगे, कब इशू करेंगे, कब आप लोग अप्लाई कर सकते हैं, उसका प्राइस क्या है, उस पैसे को लेकर कंपनी कहाँ इन्वेस्ट करने वाली है, कंपनी के क्या फ्यूचर प्लान है। तो वो सारी चीज़ें जिस डॉक्यूमेंट में लिखी होती हैं उस डॉक्यूमेंट को हम क्या कहते हैं? प्रोस्पेक्टस। इट इज़ अ डॉक्यूमेंट रिलेटेड टू द इशू ऑफ द कंपनी। कंपनी जब भी कोई शेयर इशू करती है, आइदर भी इक्विटी प्रेफरेंस या कोई डिवेंचर इशू करती है, तो उस वक्त कंपनी लोगों को सारी बातें बताती है
अपने बारे में भी और उसके फ्यूचर प्लान के बारे में भी कि कितने का है इक्विटी, मतलब शेयर्स कितने का है ना, और उसको पैसे को लेकर कंपनी कहाँ किस प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करने वाली है, ये सारी चीज़ें वो बताया जाता है। उस डॉक्यूमेंट को क्या कहते हैं? प्रोस्पेक्टस। ध्यान से सुनना क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है। एंड याद रखना कि कभी भी कोई भी कंपनी जब शेयर इशू करती है ना, तो शेयर का एटलीस्ट 90% बिकना ज़रूरी है, और अगर 90% उसका शेयर नहीं बिका तो उसे अपने सारे पैसों का जो बिक गया है उसको वापस करना होता है। ठीक है, याद रखना ये किसका लॉ है? सेबी का। सेबी का क्या लॉ कहता है कि कोई भी कंपनी अपना शेयर जब इशू करती है तो शेयर इशू करते समय उसे अपने टोटल शेयर जितना इशू किया है एटलीस्ट 90% शेयर उसे बेचना होता है, और अगर वो 90% से कम शेयर बेच पाती है तो उसका जो सब्सक्रिप्शन होता है वो फेल माना जाता है, उसको सारे पैसे वापस करने होते हैं। तो उसमें हम आगे बात करेंगे कि किस तरीके से इसमें स्टॉक मार्केट इन्वॉल्व होता है और किस तरीके से वो रजिस्ट्रेशन होता है। अब हम बात करेंगे कि कैसे स्टॉक मार्केट में एक कंपनी अपने शेयर्स को लिस्ट करता है और किस प्रकार वो शेयर को इशू करता है। सबसे पहला इसमें जो एक प्लेयर है स्टॉक एक्सचेंज। अच्छा, स्टॉक एक्सचेंज क्या है? स्टॉक एक्सचेंज एक कंपनी है जिसका काम है दूसरी कंपनियों की सिक्योरिटीज़ का सेल एंड परचेज। स्टॉक एक्सचेंज क्या है? एक तरीके का बच्चे कंपनी है। ये कंपनी है जो कंपनीज एक्ट 2013 के अकॉर्डिंग रजिस्टर्ड होती है, और एक प्लेयर होता है यहाँ पे सेबी, और तीसरा प्लेयर होता है कंपनी। ध्यान से सुनना किस तरह से वो पैसे रेज करता है। कंपनी सबसे पहले जाता है सेबी के पास, सेबी से लाइसेंस लेता है, या आप बोलो तो रजिस्टर्ड होता है सेबी के पास। जब वो सेबी के पास रजिस्टर्ड हो जाता है, पहले एप्लीकेशन देगा कि भैया हमें रजिस्ट्रेशन करवाना है स्टॉक मार्केट के अंदर, तो पहले आप रजिस्टर्ड कर ले। फिर सेबी क्या करेगा? कंफर्मेशन देगा कि भैया हाँ आप रजिस्टर्ड हो गए। याद रखना शेयर हमेशा पब्लिक कंपनी इशू कर सकती है। शेयर ऑलवेज issued by public company in share market या स्टॉक मार्केट। प्राइवेट कंपनी कभी भी शेयर इशू नहीं कर सकती है। ये याद रखना एमसीक्यू में अगर आया तो, कि अगर जनरल पब्लिक को शेयर इशू करना है, स्टॉक मार्केट में किसी कंपनी को अपना शेयर इशू करना है, तो कभी भी कोई भी प्राइवेट कंपनी ऐसा काम नहीं कर सकती है। पहले उसको क्या करना पड़ेगा? अपने आप को कन्वर्ट करना पड़ेगा पब्लिक कंपनी में, और फिर जाके वो अपना शेयर लोगों को इशू कर सकती है। हाँ, कंपनी अपने रिश्तेदारों को, जान पहचान के लोगों को तो दे सकती है शेयर, लेकिन आम जनता, जनरल पब्लिक को शेयर नहीं दे सकती है। प्राइवेट कंपनी हमेशा पब्लिक कंपनी ही शेयर इशू कर सकती है स्टॉक मार्केट में। जब ये कंपनी रजिस्टर्ड हो जाएगा सेबी के अंदर तो इसे हम कहते हैं लिस्टेड कंपनी। कौन सी कंपनी? लिस्टेड। इससे पहले क्या था? अनलिस्टेड। जब तक वो शेयर मार्केट में रजिस्टर्ड नहीं होता, सेबी में रजिस्टर्ड नहीं होता, तब तक वो क्या कहलाता है? अनलिस्टेड कंपनी। जब रजिस्टर्ड हो जाता है तो उसे हम कहते हैं लिस्टेड कंपनी। ठीक है, अब कंपनी सेबी के जाने के बाद स्टॉक एक्सचेंज पे जाती है कि, और स्टॉक एक्सचेंज को बताती है देखो हमने सेबी में अपना रजिस्ट्रेशन करा लिया है, अब हमें अपना शेयर आपके थ्रू बेचना है आम पब्लिक को, जनरल पब्लिक को, क्योंकि एक दो व्यक्ति खरीदेगा तो उसका तो कभी फंड पूरा ही नहीं होगा। तो होता क्या है, अब स्टॉक एक्सचेंज क्या करता है, इसके पास एक प्लेटफॉर्म है, मतलब लाइक अ बास्केट, जिसके अंदर कंपनी के शेयर्स को डाल देगा। कंपनी के काफ़ी सारे शेयर्स को वो क्या कर देगा, बहुत सारी कंपनियों के शेयर्स है तो इस कंपनी का भी शेयर उठा के वो इसी बास्केट में डाल देगा, और इन्फॉर्म कर देगा जनरल पब्लिक को भी और लोगों को, बैंकों को, कि भाई ये कंपनी जो है ये शेयर बेचना चाहती है। अब लोग क्या करते हैं? अप्लाई करते हैं। क्या करते हैं? पहले अप्लाई करते हैं। तो इसीलिए देखना जब भी आपने एंट्री थोड़ा बहुत भी किया होगा तो एप्लीकेशन आता है। क्या आता है? एप्लीकेशन मनी। पहले क्या आता है? एप्लीकेशन मनी। एप्लीकेशन का मतलब होता है जनरल लोग अपना पहले पैसा एप्लीकेशन के थ्रू किसको देती हैं? कंपनी को देते हैं। फिर कंपनी क्या करता है, जब बहुत सारा एप्लीकेशन आ जाता है तो उसमें से छांटता है कि किसको शेयर देना है और किसको शेयर नहीं देना। तो कुछ को तो वो रिजेक्ट कर देता है और कुछ को वो अलॉट कर देता है।
तो अगला स्टेप आता है अलॉटमेंट का। जब वो अलॉटमेंट का आपको एक नोटिस भेजेगा या मेल भेजेगी कंपनी कि भाई आपको शेयर्स अलॉट कर दिया गया है। अब अलॉट हो जाने के बाद आपसे फिर सेकंड इंस्टॉलमेंट मांगी जाएगी अलॉटमेंट का। पहला आपने क्या दे दिया, एप्लीकेशन मनी, फिर आपने क्या दिया, अलॉटमेंट मनी। अलॉटमेंट होने के बाद फर्स्ट कॉल का नंबर आता है, फिर सेकंड कॉल का नंबर आता है। तो इस तरह से कंपनी अपना पूरा फंड रेज करती है स्टॉक मार्केट के हेल्प से। ये वो पब्लिक से प्राइवेट कंपनी है, तो वो अब आम जनता को छोड़कर अपने रिश्तेदारों रिलेटिव से भी पैसा ले सकती है। फिर से सुन लो, कंपनी पहले किस पे जाती है, सेबी पे। सेबी क्या है, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, शेयर मार्केट का रेगुलेटर, शेयर मार्केट का सबसे बड़ा अथॉरिटी जिसका काम है शेयर मार्केट को रेगुलेट करना, डेवलप करना। फिर सेबी के पास रजिस्ट्रेशन होने के बाद कंपनी पहुंचती है स्टॉक एक्सचेंज में, स्टॉक एक्सचेंज को में रजिस्टर्ड होती है और सेबी का एप्लीकेशन मतलब रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट देती है स्टॉक एक्सचेंज के अंदर कि भैया हम रजिस्टर्ड हो गए हैं, अब हमारा शेयर क्या करा जाए, इशू किया जाए। फिर से स्टॉक एक्सचेंज उसकी एप्लीकेशन की इंक्वायरी करने के बाद उसको रजिस्टर्ड कर लेता है। रजिस्टर्ड करने के बाद वो अपने स्टॉक एक्सचेंज में अपने शेयर्स रख देता है बेचने के लिए। फिर लोग अप्लाई करते हैं तो पहले एप्लीकेशन देते हैं, फिर कंपनी उनमें से सभी को शेयर नहीं देती, कुछ को देती है, कुछ को रिजेक्ट कर देती है। जिसको दे देती है उससे हम अलॉटमेंट का पैसा मांगते हैं और उसके बाद फिर फर्स्ट कॉल और फिर सेकंड कॉल का पैसा मांगते हैं। तो इस तरह से ये पूरा प्रोसेस चलता है और कैपिटल आपके 3-4 हिस्सों में बढ़ जाता है। तो पहला कैपिटल होता है बच्चे आपका ऑथोराइज्ड कैपिटल। ऑथोराइज्ड कैपिटल कौन सा कैपिटल होता है, एक ऐसा कैपिटल जितने से आपने अपनी कंपनी को रजिस्टर्ड कराया है उस कैपिटल को क्या कहते हैं, ऑथोराइज्ड कैपिटल। मतलब जितना आपने सरकार को बताया है कि इतने का हमारा कैपिटल होना चाहिए, ये मैक्सिमम कैपिटल होता है। इससे ज़्यादा आप शेयर इशू नहीं कर सकते, इससे ज़्यादा शेयर इशू नहीं कर सकते। इसको हम रजिस्टर्ड कैपिटल भी बोलते हैं, राइट। अब रजिस्टर्ड कैपिटल के बाद आता है आपके पास, जितना ज़्यादा आप ऑथोराइज कैपिटल या रजिस्टर्ड कैपिटल रखते हो उतना ज़्यादा आपको रजिस्ट्रेशन फीस देनी पड़ती है, क्योंकि जो फीस होती है वो डिसाइड होती है रजिस्टर्ड कैपिटल के अकॉर्डिंग। उसके बाद ऑथोराइज कैपिटल के बाद आता है हमारा इशूड कैपिटल। व्हाट डू यू मीन बाय द इशूड कैपिटल, जितना आपने मार्केट में बेचने के लिए कैपिटल रखा है, शेयर रखा है, उसे हम इशूड कैपिटल कहते हैं। ऑथोराइज सबसे ज़्यादा होता है, इशूड या तो इसके बराबर होगा या तो इससे कम होगा। अगला है बच्चे सब्सक्राइब्ड कैपिटल। सब्सक्राइब्ड होता है जितना लोगों ने खरीद लिया, उसे हम क्या कहते हैं, सब्सक्राइब्ड कैपिटल। ऑथोराइज्ड जितना आपने रजिस्टर्ड कराया जितने का, इशूड जितना आपने मार्केट में बेचने के लिए रखा, सब्सक्राइब्ड जितना लोगों ने इंटरेस्ट दिखाया खरीदने के लिए, मतलब एप्लीकेशन आया। और अगला होता है बच्चे पेड कॉल्ड अप। कॉल्ड अप का मतलब कितना आपने मांगा पैसा, और आखिरी होता है पेड अप, जितना लोगों ने आपको पैसा दिया एक्चुअली में। पेड अप कैपिटल ही एक्चुअल कैपिटल होता है जो आपके पास आता है, जो खर्च करने के लिए पैसा आपके पास। तो पेड अप कैपिटल क्या होगा, जितना लोगों ने आपको पैसा दिया। पहला है ऑथोराइज्ड जितना आपने रजिस्टर्ड कराया, इशूड जितना आपने मार्केट में बेचने के लिए रखा, सब्सक्राइब्ड जितना लोगों ने अप्लाई किया, कॉल्ड अप जितना आपने पैसा मांगा, और पेड अप जितना लोगों ने पैसा दिया। अब हम बात करेंगे इसकी जर्नल एंट्री की कि किस तरह से हम जर्नल एंट्री से लिखते हैं। अब हम बात करेंगे शेयर्स की और शेयर्स के टाइप की। तो शेयर है क्या, शेयर इज द शेयर इन द शेयर कैपिटल ऑफ कंपनी, शेयर कैपिटल ऑफ कंपनी। अब इसको थोड़ा हिंदी में समझते हैं, इंग्लिश तो है ही, समझ में नहीं आ रहा होगा कईयों को। तो ध्यान से देखना, एक कंपनी को अगर मान लो 1 लाख रुपए चाहिए किसी भी
तरह के बिजनेस को करने के लिए कैपिटल के रूप में, और इसके पास 1 लाख रुपए नहीं है, तो वो 1 लाख रुपए रेज कैसे करेगा? किसी एक के पास जाएगा, उसे कोई देगा नहीं, तो वो क्या करेगा? इसको टुकड़ों में बांट देगा। क्या कर देगा? टुकड़ों में बांट देगा। मान लो उसने एक शेयर की वैल्यू रखी 100 रुपये, तो इसको 100 से डिवाइड कर दो, नंबर ऑफ शेयर्स क्या आ जाएगा? 1 लाख डिवाइडेड बाई 100, तो मतलब 1000 शेयर्स, मतलब वो 1000 लोगों से 100 रुपये करके ले लेगा और उसका पूरा का पूरा 1 लाख रुपए कंप्लीट हो जाएगा। इसी को हम कहते हैं शेयर। शेयर क्या है? शेयर इज द शेयर, शेयर मतलब हिस्सा, इन द शेयर कैपिटल ऑफ द कंपनी। एक कंपनी के कैपिटल के एक छोटे से हिस्से को क्या कहते हैं? शेयर कहते हैं। कंपनी लॉ में या बाकी कंपनीज के अंदर शेयर्स को बेसिकली 2 तरह से बांटा गया है। पहला बांटा गया है इक्विटी शेयर और एक होता है प्रेफरेंस शेयर्स। देखो बच्चे, प्रेफरेंस शेयर्स जो होता है ना, हमेशा उसके आगे लिखा होगा 10%, 20%, 12%, इस तरह का। इस अमाउंट को कहते हैं कूपन रेट। क्या कहते हैं? कूपन रेट। इसका मतलब हुआ कि जो ये आगे का परसेंटेज दिया है, इतना व्यक्ति को डिविडेंड मिलेगा। क्या मिलेगा? डिविडेंड। जैसे आप किसी को लोन देते हैं तो उसके बदले व्यक्ति आपको ब्याज देता है, वैसे ही जब आप कंपनी के शेयर्स खरीदते हो तो कंपनी अपनी प्रॉफिट का कुछ हिस्सा शेयर होल्डर को देता है और उसी को हम डिविडेंड कहते हैं। तो प्रेफरेंस शेयर्स के अंदर जो ये आगे अमाउंट लिखा होता है, ये परसेंटेज होता है कि कितना आपको डिविडेंड दिया जाएगा। तो इक्विटी शेयर में ऐसा नहीं होता। तो जब भी आपसे वो क्वेश्चन पूछे कि ये 10% है तो ये है क्या, तो इसे हम कूपन रेट कहते हैं या डिविडेंड रेट कहते हैं, जितना हर व्यक्ति को देना पड़ेगा, मतलब कंपनी देगी उस व्यक्ति को जिसने आपका शेयर खरीदा है। इक्विटी शेयर में क्या होता है बच्चे? जिन्होंने ये खरीदा होता है ये ऑनर होते हैं। ऑनर का मतलब मालिक होते हैं, इन पे ऑनरशिप होती है। और ये कंपनी के क्रेडिटर होते हैं। क्रेडिटर मतलब जिनको पैसे आपको देने हैं। दूसरा, यहाँ राइट टू वोट होता है। जब भी कंपनी कोई मैनेजमेंट का डिसीजन लेने चाहती है एनुअल जनरल मीटिंग में, तो इनको क्या दिया जाता है? राइट टू वोट। यहाँ राइट टू वोट जनरल बिजनेस में नहीं होता, एक पर्टिकुलर काम, कोई ऐसा डिसीजन जिसमें प्रेफरेंस शेयर होल्डर से रिलेटेड डिसीजन लेना है, वहाँ पे राइट टू वोट होता है। तो यहाँ राइट टू वोट होता नहीं है, राइट टू वोट बिल्कुल नहीं होता। क्लियर? ये क्या होता बच्चे? ये इनको जो डिविडेंड मिलता है वो एट लास्ट। इनको डिविडेंड कब मिलता है? डिविडेंड एट लास्ट, मतलब आखिरी में डिविडेंड मिलता है, इनको पहले मिलता है। प्रेफरेंस गिवन इन डिविडेंड। ये बच्चे अनलिमिटेड टाइम के लिए होता है, मतलब आप अनलिमिटेड टाइम के लिए पैसा देते हैं। और ये जो होता है लिमिटेड टाइम के लिए होता है, आपको लिमिटेड टाइम के बाद पैसा लौटाना होता है। लिमिटेड टाइम के बाद आपको पैसा लौटाना होता है। तो इक्विटी में क्या होता है? पहला ऑनरशिप, दूसरा राइट टू वोट, तीसरा डिविडेंड एट लास्ट और अनलिमिटेड टाइम। इसमें होता है क्रेडिटर, राइट टू वोट, प्रेफरेंस गिवन इन डिविडेंड और लिमिटेड टाइम। तो ये कुछ डिफरेंसेस हैं इसके इक्विटी के और प्रेफरेंस के। वैसे इक्विटी के भी कई पार्ट्स होते हैं, प्रेफरेंस का भी कई सारा पार्ट होता है। तो हम बात करते हैं पहले प्रेफरेंस के। तो प्रेफरेंस शेयर्स में जो होता है आपका जो पार्ट होता है, पहला होता है क्यूमुलेटिव। क्यूमुलेटिव का मतलब होता है बच्चे एक ऐसा प्रेफरेंस शेयर्स जिसमें अगर पिछले साल डिविडेंड नहीं मिला तो अगले साल आपको दोनों सालों का जोड़कर मिलेगा। जैसे मान लो मुझे 2020 का डिविडेंड नहीं मिला तो 21 में 20 का भी मिलेगा और 21 का भी मिलेगा। तो क्यूमुलेटिव में क्या होता है कि लास्ट ईयर का डिविडेंड अगर किसी भी कारणवश कंपनी नहीं दे पाती है तो अगले साल जोड़ कर देती है, उसे कहते हैं क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर। दूसरा होता है नॉन क्यूमुलेटिव। नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स क्या होता है?
नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर वो शेयर होता है जिसमें अगर पिछले साल आपको डिविडेंड किसी कारणवश नहीं दिया गया, कंपनी लॉस में थी, तो अब अगले साल आपको डिविडेंड पिछले साल का नहीं मिलेगा, जिस साल में आप हो उसी साल का डिविडेंड मिलेगा। इसके अलावा होता है बच्चे कन्वर्टेबल डिवेंचर, कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स। कन्वर्टेबल में क्या होता है कि आपको राइट होता है कि आप अपने प्रेफरेंस शेयर्स को इक्विटी शेयर में कन्वर्ट करा सकते हो। कन्वर्टेबल में क्या होता है, शेयर होल्डर के पास ये राइट होता है कि वो अपने शेयर्स को किस में कन्वर्ट करा सकता है, इक्विटी शेयर्स में कन्वर्ट करा सकता है। इसके अलावा बच्चे होता है सिक्योर्ड। सिक्योर्ड में क्या होता है बच्चे कि आप कंपनी जो है कोई सामान गिरवी रख के शेयर बेच रही है। जैसे आपने मान लो कंपनी को पैसा दिया, तो कंपनी ने आपको उसके बदले अपना कोई एसेट्स गिरवी रखा है, तो सिक्योर्ड है। अगर आपने उसका डिविडेंड नहीं दिया, उसका पैसा नहीं लौटाया, तो शेयर होल्डर क्या करेगा, आपके एसेट्स को बेच देगा और अपना पैसा रिकवर कर लेगा। दूसरा होता है अनसिक्योर्ड। अनसिक्योर्ड में क्या होता है बच्चे, उसके पास कोई भी चीज़ गिरवी नहीं रखा होता, मतलब कंपनी शेयर होल्डर के पास किसी भी तरह का कोई संपत्ति गिरवी नहीं रखते, उसे हम कहते हैं अनसिक्योर्ड प्रेफरेंस शेयर्स। अगर वो डिफ़ॉल्टर होगा तो शेयर होल्डर का पैसा गया। फिर से बता दूं मैं, क्यूमुलेटिव में क्या होता है, अगर पिछले साल का नहीं मिला डिविडेंड तो इस साल पिछले साल का जोड़कर मिलेगा। नॉन क्यूमुलेटिव में क्या होता है कि अगर पिछले साल का नहीं मिला तो इस साल आपको अब पिछले का नहीं मिलेगा, इसी साल का मिलेगा, करंट ईयर का। सिक्योर्ड में आप कुछ ना कुछ अपनी एसेट्स को गिरवी रखते हो शेयर होल्डर के पास। अनसिक्योर्ड में आप कोई भी चीज़ गिरवी नहीं रखते हो, है ना। कन्वर्टेबल में आपके पास राइट है कि आप अपने शेयर्स को कन्वर्ट करा सकते हैं इन इक्विटी शेयर्स। क्लियर यहाँ तक। अब हम बात करेंगे इक्विटी शेयर्स में। तो इक्विटी शेयर्स भी दो तरह का होता है, वैसे आप देख लो क्योंकि इतना कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है। एक तो होता है बच्चे आपका इक्विटी शेयर्स विद इक्वल राइट, विद इक्वल राइट। इक्वल राइट का मतलब होता है 1 शेयर 1 वोट, 1 शेयर 1 वोट, सब बराबर है। जिन जिन ने शेयर्स खरीदा है, एक शेयर खरीदने वाले को 1 वोट देने का अधिकार है। और दूसरा होता है इक्विटी शेयर विद अनइक्वल राइट्स। अनइक्वल राइट्स में क्या होता है कि आप जो होते हैं, जितना आपको शेयर है उससे ज़्यादा वोटिंग राइट होता है। यहाँ पे एक शेयर बराबर हो सकता है 10 वोट, ये मैंने एग्जाम्पल लिया है। हो सकता है एक शेयर बराबर 100 वोट भी हो सकता है एक शेयर बराबर 2 वोट भी हो, बट एक शेयर बराबर 1 वोट नहीं होगा, क्योंकि 1 वोट वाला इक्वल राइट होता है एक शेयर, और इसमें क्या होता है उससे ज़्यादा होगा। तो ये क्या होगा, इक्विटी शेयर्स विद इक्वल राइट। और तीसरा इसमें एक और कैटेगरी है स्वीट इक्विटी शेयर। अच्छा, स्वीट इक्विटी शेयर क्या होता है? स्वीट इक्विटी शेयर एक ऐसा शेयर होता है जो कंपनी अपने मैनेजमेंट को बहुत कम रेट पर इशू करती है। इसलिए इशू करती है क्योंकि मैनेजमेंट जो होता है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो होता है या जो एमडी होता है, वो कंपनी के लिए बहुत अच्छा काम कर रहा है, तो उसके रिस्पेक्ट में या उसको ऑनर करने के लिए कंपनी उसे बहुत सस्ते रेट पर, डिस्काउंटेड रेट पर शेयर इशू कर देती है। उसी को कहते हैं स्वीट इक्विटी शेयर। यही एक ऐसा शेयर है जो डिस्काउंट पे इशू होता है। इट इज़ इशूड ऑन डिस्काउंट। डिस्काउंट मतलब सस्ते में, जितने की इसकी वैल्यू है उससे कम में कंपनी ये शेयर दे देती है मैनेजमेंट को। ये हमेशा एम्प्लॉई को दिया जाता है, जो टॉप लेवल के एम्प्लॉई होते हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, उनको दिया जाता है। ये जनरल पब्लिक को बिल्कुल नहीं दिया जाता। तो ये होता है स्वीट इक्विटी शेयर। स्वीट इक्विटी शेयर क्या है? वो शेयर जो मैनेजमेंट को बहुत डिस्काउंटेड रेट पर कंपनी देती है, उसे हम क्या कहते हैं? स्वीट इक्विटी शेयर्स।